हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैक्सवेल फिजिक्स क्लासेस में। और आज आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं सेकंड सेट, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम टाइम वेस्ट किए बगैर हम डिस्कस करते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें आपका यूनिट से रिलेटेड है। इसे पूछा गया है कि एसआई यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी इज। तो कभी भी आप यूनिट को रटने की कोशिश नहीं करेंगे, रटिएगा तो फिर आपको उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए हम लोग को करना क्या होता है कि जो हमको फार्मूला, बेसिक फार्मूला पता रहता है, उसी से हम लोग इसको ड्राइव करते हैं। यूनिट को हम लोग कभी भी नहीं रटेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। यूनिट रटिएगा तो आप उसको कभी भी सही से आप वहाँ पर सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो जो फार्मूला होता है, फार्मूला हम लोग को याद रखना होता है। जैसे फार्मूला आप पढ़े होंगे, दो चार्ज के बीच का फार्मूला वहाँ पर पढ़े थे। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट का हमसे यूनिट पूछा है, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से हम लोग ये टर्म ऊपर चला जाएगा, एफ नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मेरा फॉर्मूला आ जाएगा 1/2 पाई F Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ से सबका हम लोग यूनिट निकालेंगे। चलिए फर्स्ट देखिए, Q1 और Q2 चार्ज है आपका, तो इसका भी यूनिट Q मतलब चार्ज का कुलम होता है, इसका भी कुलम होगा। तो कुलम इंटू कुलम आपका हो जाएगा कुलम का स्क्वायर डिवाइडेड 4 पाई। यूनिटलेस होता है, एक नंबर है। फोर्स का यूनिट न्यूटन होगा, और आर यहाँ पर डिस्टेंस था तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर होगा, लेकिन वहाँ पर डिस्टेंस का स्क्वायर है, यहाँ पर मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। इसी को आप ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कुलम स्क्वायर, ऊपर एज यूजुअल लिखाएगा, और न्यूटन ऊपर चला गया तो पर न्यूटन ये हो गया पर मीटर स्क्वायर। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कुलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। तो यहाँ से ऑप्शन चारों चेक कीजिए आप। इसमें जो सही ऑप्शन है आपका कुलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, ये आपका फर्स्ट का बी नंबर सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है इसमें, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके अपने फ्रेंड लोग को शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो का लाभ आपके फ्रेंड सर्कल में सारे लोग उठा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है इसमें। क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका गॉस लॉ से रिलेटेड है। इसको हम मिटा देते हैं ऊपर, ताकि सॉल्व करने में आसान हो। चलिए ठीक है, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि कोई एक चार्ज है, शायद अभी ये काम कर रहा है। चलिए ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि चार्ज ये क्यू एन सी, इसका मतलब समझना होगा। यहाँ पर एन जो आपका डिनोट कर रहा है वो नैनो को डिनोट कर रहा है, और सी यहाँ डिपेंड कर रहा है, डिनोट कर रहा है कूलम को। तो यहाँ पर क्यू नैनो कूलम दिया हुआ है चार्ज, और 1 नैनो कूलम बराबर होता है 10 का पावर -9 कूलम। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ से आपसे पूछा गया, एक क्यूब है, जो चार्ज है आपका क्यूब के सेंटर में रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान पूछ रहा है, और आपसे वैल्यू पूछा गया ईच फेस ऑफ दिस क्यूब। मतलब यहाँ पर ईच फेस ऑफ दिस क्यूब मतलब पूछा गया कि एक फेस से कितना फ्लक्स का मान निकलेगा। इसके लिए हम लोग क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग एक क्यूब हम लोग ड्रॉ कर ले रहे हैं, और यहाँ पर पहले पहचानना पड़ेगा आपको, यदि चार्ज आपका सेंटर में रखा हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। यदि चार्ज आपका सेंटर में रखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ फ्लक्स का जो मान होता है, बच्चा आप पढ़े होंगे गॉस लॉ का, फ्लक्स का जो मान होता है क्यू टाइम्स होता है, सॉरी 1/एप्सिलॉन और टाइम्स होता है चार्ज का। फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़े होंगे Q/एप्सिलॉन। लेकिन ये किसके लिए होता है, जब फ्लक्स चारों फेस से, मतलब सॉरी 4 फेस बोलते हैं यहाँ पर, टोटल फेस यहाँ पर जो है 6 फेस है आपका। यहाँ से देखिए, ये पहला फेस हो गया, इसका अपोजिट में दूसरा फेस हो गया, लेफ्ट साइड तीसरा फेस हो गया, ये चौथा फेस हो गया, सामने इसका होता है, ये 5वां फेस हो गया, इसके सामने के जस्ट पीछे 6 फेस होता है। तो एक फेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो इसका हो जाएगा 1/6 टाइम्स हो जाएगा Q/एप्सिलॉन। तो इसका सही आंसर होगा ये। लेकिन ये कंडीशन कब का है, जब चार्ज मेरा कूलम में दिया रहेगा। लेकिन चार्ज इस पर मेरा नैनो कूलम में था,
तो इसलिए हमको नैनो कूलम को पहले कूलम में लाना था, ठीक है। तो नैनो कूलम को कूलम में लाने के लिए 10 का पावर -9 कूलम से 10 का पावर -9 से इंटू कर दिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, क्योंकि यहाँ पर Q/6 एप्सिलॉन नॉट है आपका, ठीक है। Q/6 एप्सिलॉन नॉट है, लेकिन यहाँ 10 का पावर -9 आपका इसलिए लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पर आपका चार्ज किस में दिया हुआ था, चार्ज आपको दिया हुआ था नैनो कूलम में। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, इसमें आपको डायरेक्ट याद रखना होगा कि कोई भी इन्फिनाइट थिन प्लेट शीट है जिसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू निकलता है उसका वैल्यू होता है σ/2 एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग क्या बोलता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज। तो किरचॉफ्स का दो नियम है और दोनों ही नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने की सख्त जरूरत है। किरचॉफ्स का जो नियम है, किरचॉफ्स रूल, इसमें जो दो रूल है, एक है फर्स्ट रूल और एक है आपका सेकेंड रूल, ठीक है। फर्स्ट रूल को हम लोग बोलते हैं जॉनसन रूल, जॉनसन रूल। सेकेंड रूल को बोलते हैं लूप रूल, लूप रूल, या इसको शॉर्ट में बोलते हैं केसीएल। केसीएल मतलब क्या हुआ, किरचॉफ्स करंट लॉ, इसको बोलते हैं केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। पहला जो नियम है वो जुड़ा हुआ है करंट से, पहला जो नियम जुड़ा हुआ है वो करंट से। दूसरा जो नियम जुड़ा हुआ है वो वोल्टेज से जुड़ा हुआ आपका, ठीक है। किरचॉफ्स का पहला रूल बोलता है कि जो टोटल करंट का मान होगा किसी भी जंक्शन पे उसका मान 0 होगा। सेकंड जो नियम बोलता है टोटल जो अलजेब्रिक सम होगा वोल्टेज का किसी भी लूप में उसका मान क्या होगा, 0। पहला जो नियम है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को डिनोट करता है, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को दिखाता है पहला जो नियम। दूसरा जो नियम है वो वोल्टेज आपका एनर्जी से जुड़ा हुआ है, तो ये नियम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को दिखाता है। इससे हर साल एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है, इसीलिए आप इसको अच्छे से तैयारी कीजिएगा और ये सारा पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया वो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज। इसका जो सही आंसर है 4 नंबर 0। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलते देखिए यहाँ पर कि इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, यहाँ याद रखिएगा कि आर जो होता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है। आर का बात हो रहा है मतलब रेजिस्टेंस का बात हो रहा है, ध्यान रखिएगा इस बात को। एरिया पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे, और 4 फैक्टर हो गया टेम्परेचर। पहला फैक्टर हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा रेसिस्टिविटी जो होता है आपका वो सिर्फ डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे और डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, दो ही बात पे निर्भर करता है। ये इंडिपेंडेंट होता है, लेंथ और एरिया पे डिपेंड ये नहीं करता, याद रखिएगा। देखिए आप, तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 में कि इलेक्ट्रिकल जो रेसिस्टिविटी है, किसी भी कंडक्टर को किस पे डिपेंड करेगा, तो इसका सही उत्तर है बी नंबर, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। इसमें बोलता है इसमें से कौन सा है सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ने पे सेम रहेगा, इसको पहले मिटा लेते हैं। देखिए दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। दोनों जाने की जरूरत आपको। पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें रेजिस्टेंस को आप जोड़ने के लिए सीखे होंगे। ये आपका हो गया रेजिस्टेंस R1, R2, ये हो गया R3। इसको किसी भी बैटरी से हम इसको कनेक्ट कर दिए। अब यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब यहाँ से करंट पास कर रहा है
तो तीनों रेजिस्टेंस से सेम करंट पास कर रहा है। याद रखिएगा इस सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का मान सेम होता है, वोल्टेज का मान डिफरेंट होगा जब रेजिस्टेंस अलग अलग रहेगा। ठीक है, यही यदि आपका रहा था पैरेलल कॉम्बिनेशन में, देखेंगे यहाँ पर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इसका भी डायग्राम हम लोग बनाएंगे। इसमें एक्चुअली जो रेजिस्टेंस होते हैं अलग अलग ब्रांच में होते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो करंट जो भी पास करता है वो तीन अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा पैरेलल में करंट का मान डिफरेंट होता है और वोल्टेज का मान सेम होता है। तो आपसे पूछा गया कि सेम क्या होगा सीरीज में, तो सीरीज में सेम क्या होगा, करंट। तो इसका सही उत्तर है करंट। क्वेश्चन नंबर 7 है लॉरेंज फोर्स क्या है। तो लॉरेंज फोर्स का आपका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस, लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। एफ बी से दिखा रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स को। तो इसका हो जाएगा क्यू ई, इसका हो जाएगा क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। 7 का सही उत्तर है डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें बोलता है कि कोई एक चार्ज है जो पास कर रहा है कोई मैग्नेटिक फील्ड से, तो जो फोर्स का वैल्यू होगा मैक्सिमम कब होगा, जब व्हेन द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब यहाँ पर कि मैग्नेटिक फील्ड और जो डायरेक्शन पूछ रहा है आपसे कि डायरेक्शन ऑफ मोशन तो वेलोसिटी की डायरेक्शन, दोनों के बीच जो एंगल होगा, किस एंगल पे वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा ताकि फोर्स का मान मैक्सिमम हो। तो आपको याद रखना होगा कि मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो आपको भी बताया है क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। यहाँ ये वेलोसिटी हो गया, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इसको जब तोड़िएगा, इसको जब तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका, इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये आ जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहाँ पर हमको फोर्स का मान मैक्सिमम चाहिए, तो ये साइन थीटा का वैल्यू कितना लोगे, आपको साइन में कितना का वैल्यू मैक्सिमम जो आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन 90 डिग्री का मान मैक्सिमम होता है, जिसका वैल्यू साइन में किसी भी वैल्यू के लिए यदि +1 वैल्यू आता है ये मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो थीटा का मान कितना रखना होगा 90, तो इसका वैल्यू आ जाएगा क्यू वी बी साइन 90। तो इसका आंसर हो जाएगा क्यू वी बी इंटू 1, ये हो जाएगा क्यू वी बी। तो आपसे ये पूछा गया कितना एंगल के लिए मैक्सिमम होगा, तो इसका जो सही उत्तर है सी नंबर। 8 का सही उत्तर है सी नंबर। यही आपसे पूछता है कि फोर्स जीरो कब होता है, तो जब थीटा का मान कितना रहता है 0 डिग्री, या थीटा का मान कितना रहता है 180 डिग्री, ये दोनों केस में फोर्स का मान 0 आता है आपका। तीसरे पे क्वेश्चन पूछता है इस तरह का। 9 नंबर क्वेश्चन पूछता है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये हलवा टाइप क्वेश्चन है, ये बार बार आपका जैक बोर्ड पूछता है, तो ये इंपॉर्टेंट है VBI है। क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है कि लेंज लॉ जो है वो किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, तीसरी याद रखिएगा एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट है, ये फैराडेज लॉ है। फैराडेज का 2 नियम है। पहला नियम बोलता है कि जब भी फ्लक्स में चेंजिंग होगा तभी वहाँ एक नया वोल्टेज क्रिएट होगा। अब फ्लक्स में जो वोल्टेज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का। इसका जो सही उत्तर है बी नंबर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। क्यों फर्स्ट वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट लिखा हुआ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब टाइम के रेट में नहीं है लिखा हुआ, ये तो यूनिवर्सिटी वाला दोनों ऑप्शन आपका नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ आपसे पूछ रहा है टाइम टेकन बाय सनलाइट टू पास थ्रू ग्लास विंडो ऑफ थिकनेस 4 mm एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ ग्लास का 1.5। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोलता है कोई ग्लास है, कोई ग्लास मान लीजिए हम लोग, जिसका थिकनेस दिया हुआ है, मतलब ये दूरी दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है इसका 4 mm। तो पहला काम इसको मीटर में हम लोग कर लेते हैं। इसका डिस्टेंस दिया हुआ है 10 × 10 का 4 × 10 का पावर -3 मीटर। चलो ठीक है, इससे जब लाइट क्रॉस करेगा तो इसमें लाइट का जो स्पीड होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n का मान दिया हुआ है
1.5। तो पहला काम क्या करना होगा, टाइम निकालना है। तो जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस बाई टाइम, दूरी बटा समय। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टाइम का फॉर्मूला निकाल लेंगे। टाइम कैसे निकल जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस का वैल्यू पता है 4 इंटू 10⁻³ लेकिन ग्लास में जो लाइट का स्पीड वो नहीं पता। यहाँ पर इसका वैल्यू था 3 इंटू 10⁸। तो यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है n इक्वल टू सी बाई वी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यहाँ से निकाल जाएगा v का वैल्यू, v इक्वल टू जाएगा c बटा n। तो c का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ, तो कटेगा आपको 2 बार में। तो स्पीड निकल गया इसका 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट का स्पीड ग्लास में, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू 10⁸ जो स्पीड होगा ग्लास में लाइट का। ये 2 का टेबल में कटेगा और 10⁸ ऊपर चला गया तो -8 हो जाएगा। तो ये जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻11 सेकेंड। तो इसका सही उत्तर है डी नंबर, 2 इंटू 10⁻⁻11 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपका इसमें दिया हुआ है, इसको मिटा लेते हैं पहले हम, इसको आप नोट करते जाएंगे। इसमें आपका दिया हुआ है जो रेशियो होगा इंटेंसिटी का दो वेव का वो 4:1 है। मतलब I1 बट्टा I2 दिया हुआ है 4/1। तो रेशियो पूछा गया एम्पलीट्यूड का। याद रखिएगा बच्चा, इंटेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर का, ठीक है। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर आपको कांस्टेंट आएगा। तो आई इक्वल टू फॉर्मूला होता है KA²। जब यहाँ से A का मान निकालिएगा, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, I1 बटा I2 दिया हुआ है यहाँ से, तो इसका 2 इक्वेशन निकल जाएगा। पहला निकालेंगे I1 इक्वल टू K इंटू A1 का स्क्वायर डिवाइडेड I2 निकाल लेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा K इंटू A2 का स्क्वायर। कांस्टेंट से कांस्टेंट टर्म कट जाएगा। अब यहाँ से देखिए मेरा आ जाएगा I1 बटा I2 इक्वल टू A1 बटा A2। ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा ये, और ये वैल्यू दिया हुआ था। तो A1 बटा A2 का जो मान हो जाएगा रूट अंडर I1 बटा I2 का मान यहाँ से कितने 4/1। तो 4 का स्क्वायर रूट तो 2 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2:1। इसका सही उत्तर है 12 का ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए यहाँ पर कि कोई एक डी ब्रॉगली वेव है, आपसे डी ब्रॉगली वेव का एक्सप्रेशन पूछा गया यहाँ पर, जिसका मास m है, वेलोसिटी v है, वेवलेंथ क्या होगा उसका वैल्यू पूछा गया। तो इसका बहुत सारा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना होगा। एक होता है जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल टू h/p, और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है h बटा mv। तो इसका जो सही उत्तर है ए नंबर, 13 का जो सही आंसर है ए नंबर, h बटा mv। 14 नंबर क्वेश्चन है, ये शायद मॉडल सेट में दिया हुआ है आपका कि इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है और एक फोटोन है, ठीक है। और आपसे पूछा गया इसमें कि दोनों का बता दिया ये बात कि वेवलेंथ सेम है, तो दे विल हैव, उसका क्या सेम होगा। तो जो वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू वो h/p होगा। मान लेते हैं हम पहला इलेक्ट्रॉन का निकाल रहे हैं वेवलेंथ, तो प्रोटॉन भी इलेक्ट्रॉन का p ही होगा। h का मान तो कांस्टेंट होता है, प्लैंक कांस्टेंट। इसी तरह प्रोटॉन का यदि हम वेवलेंथ निकालते हैं तो यहाँ हो जाएगा मोमेंटम किसका, प्रोटॉन का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लैम्डा ई बराबर दिया हुआ लैम्डा पी, ये लैम्डा ई बराबर लैम्डा पी, दोनों का वेवलेंथ बराबर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का वही मोमेंटम हो जाएगा प्रोटॉन का। इसका सही उत्तर है 14 का ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है इसमें
कि यदि कोई प्रोटॉन एक्सेलरेट करता है 1 वोल्ट से, तो डायरेक्ट डेफिनेशन है, तो उसका जो एनर्जी होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बताए थे, कल भी बताया था हम, रेडियस का, एनर्जी का, वेलोसिटी का, याद रखना होगा, ठीक है। एनर्जी का फॉर्मूला था -13.6 डिवाइडेड n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये n ऑर्बिट के लिए आपका, अलग अलग ऑर्बिट के लिए अलग अलग है। जैसे पहला ऑर्बिट के लिए निकालोगे E1 का मान, तो आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 का मान निकालोगे तो आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 का मान निकालोगे तो आ जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E4 का मान निकालोगे, E4 का मान आ जाएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E5 का मान, अब बोलिएगा सर इतना सारा कैसे निकल रहा है, तो कुछ नहीं करना, n का वैल्यू पुट करते हैं। पहला ऑर्बिट के लिए n का मान 1, दूसरा ऑर्बिट के लिए n का मान 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 से डिवाइड करोगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा। 3 ऑर्बिट के 3 3 9, 13 -13.6 को 9 से डिवाइड करोगे तो ये टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है -13.6 n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 16 का सही आंसर है सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है। लाइमन सीरीज कल बताए थे, टोटल सीरीज बताया था आप लोग को कि कितना सारा सीरीज होता है, याद वो रखने बोले थे। एक लाइमन होता है, एक बाल्मर होता है, एक पास्चन होता है, एक ब्रैकेट होता है और एक पीफंड होता है, पीफंड, ठीक है। ये जो होता है यूवी रे में आता है आपका, ये विजिबल रीजन में आता है, और ये तीनों का तीनों इंफ्रारेड रीजन में आता है, ठीक है। लाइमन में बताए थे कि कोई भी ऑर्बिट से पहला ऑर्बिट में आएगा, बाल्मर में कोई भी आउटर ऑर्बिट से दूसरा में आएगा, इसमें तीसरा में आएगा, ब्रैकेट में चौथा में आएगा, और पीफंड में पांचवा से आएगा। कहाँ से आ सकता है तो बाकी देख लीजिए, 1 में आ रहा है तो 2 से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 2 में आ रहा है तो 3 से, 4 से, 5 से, तीसरा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो 4 से, हायर ऑर्बिट मतलब 5 से, 6 से, इसमें 5 से, 6 से, 7 से, 6 से, 7 से, 8 से, एक सर्कल बताया था आपको। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। इसमें बोलता है क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है इसमें कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन एटम में जंप करता है थर्ड ऑर्बिट से आपका सेकंड ऑर्बिट में, तो वेवलेंथ क्या होगा इसका, पूछ रहा है रेडबर्ग कांस्टेंट के टर्म में क्या होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चे आपको याद रखना होगा, 1/λ इक्वल टू r 1/nf का स्क्वायर माइनस 1/ni का स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर दिया हुआ वैल्यू कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप कर रहा है, थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में, तो फाइनली वो कहाँ आ रहा है, सेकंड ऑर्बिट में, तो n का मान 2 ले लेंगे। कहाँ से आ रहा है, थर्ड ऑर्बिट से, तो n का मान 3 ले लेंगे, इनिशियल 3 और आया कहाँ पर 2 में। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा r, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 और 4 का एलसीएम 36 हो जाएगा, ये 4 के टेबल में 9 बार, ये 9 के टेबल में 4 बार, तो हो जाएगा ये आपका r बगल में रह जाएगा, ये हो जाएगा 5r/36 आ जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू निकालिएगा, 36/5 आ जाएगा। क्यों, ये 1/λ आपका निकला था ना, ये क्रॉस, तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आ गया 36/5 आर। तो इसका जो सही आंसर है सी नंबर 36/5 आर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है देखिए इसमें, ये तो एटॉमिक नंबर होता है, ये मास नंबर होता है, दोनों का आइसोबार होने के लिए मास नंबर सेम नहीं है, आइसोटोन होने के लिए दोनों का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, हाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आइसोटोन्स। आइसोटोन्स बोलते हैं जिसमें न्यूट्रॉन का संख्या सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, एनर्जी पूछ रहा है 0.5 ग्राम का। एक आइंस्टीन का एक बड़ा ही फेमस इक्वेशन है E=mc²। चलो मास का वैल्यू पुट कीजिए, 0.5 ग्राम में है, उसको केजी बदलने के लिए 10⁻³ से हम लोग इंटू करेंगे। स्पीड ऑफ लाइट सबको पता है 3 × 10⁸, उसका होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, c का स्क्वायर है ना। यहाँ पर ये 0.5 हो जाएगा, ये 10⁻³ हो जाएगा, 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, और 10⁸ का स्क्वायर हो जाएगा, 8 × 16 हो जाएगा, ठीक है। 0.5 को 9 से इंटू करो, 9 5 45 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.5, और 16 में 3 चला गया तो ये 13 हो जाएगा।
तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 4.5 × 10⁻13 जूल। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है देखिए कि कोई भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाना है। तो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बीबीआई इसको कर रहे हैं हम लोग। इसमें याद रखिएगा कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह का होते हैं। एक्सट्रिंसिक बोलते हैं सेमीकंडक्टर तो दो तरह का होता है, पहले इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक होता है इम्प्योर वाला, इम्प्योर बोलते हैं इसे मिलावट किया हुआ रहता है। ये दो तरह का बनता है, एक होता है एन टाइप और एक होता है पी टाइप। एक होता है एन टाइप और एक होता है पी टाइप। याद रखिएगा पी टाइप में क्या होता है, ट्राइवेलेंट हम लोग इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ट्राइवेलेंट। और एन टाइप में क्या होता है, पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। पेंटावेलेंट में कौन कौन सा आ जाएगा आपका, फास्फोरस हो गया, आपका फास्फोरस आ जाएगा, और कौन कौन सा आ जाएगा, अर्सेनिक हो गया, अर्सेनिक हो गया आपका, बिस्मथ हो गया, बिस्मथ हो गया, और कौन सा हो गया, एंटीमनी। ठीक है, ये सारे आपके हो गए जिसमें आपका पेंटावेलेंट एटम हो गया। ट्राइवेलेंट में कौन कौन सा आ जाएगा आपका, ट्राइवेलेंट में आपका आ जाएगा बोरोन, एल्युमिनियम आ जाएगा आपका, इंडियम आ जाएगा, और कौन सा, गैलियम। ये सारे एटम को ड्रॉप करने पे आपका पेंटावेलेंट पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा, और ये सब एटम को ड्रॉप करने पे एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन क्या बोलता है कि पी टाइप में जो होल्स होते हैं उसका संख्या अधिक होता है, इसको बोलते हैं मेजोरिटी। इसका संख्या मेजोरिटी मतलब जिसका संख्या अधिक होता है। जब होल्स मेजोरिटी है तो इसका उल्टा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, माइनॉरिटी, जिसका संख्या कम होता है। ठीक है, इसी तरह एन टाइप में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इसका जो होता है वो मेजोरिटी में होता है, इलेक्ट्रॉन का संख्या अधिक होता है, मेजोरिटी। तो होल्स क्या हो जाएगा इसका, माइनॉरिटी, माइनॉरिटी बोलते हैं इसका संख्या कम होता है। ठीक है, इतना सारा ये याद रखना होगा आपको। अब बहुत ही आसान एग्जाम में यदि भूल गए आप किसी कारणवश तो याद रखना एन से नेगेटिव होता है, और नेगेटिव चार्ज किसमें होता है, इलेक्ट्रॉन में। तो इलेक्ट्रॉन आपका हो गया मेजोरिटी, और मेजोरिटी हो गया, एक मिल गया, मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों कभी एक किसी भी एक का सेम नहीं हो सकता। एन टाइप का मेजोरिटी आपका इलेक्ट्रॉन हो गया तो माइनॉरिटी तो होल्स हो गया आपका, नहीं। इसी तरह पी टाइप में याद रखिएगा कि जो एन का आंसर आया वो पी में नहीं हो सकता है। जैसे एन में मेजोरिटी आपका इलेक्ट्रॉन आया तो पी में मेजोरिटी इसका होल्स हो जाएगा, एन में आपका माइनॉरिटी में होल्स आया तो इसका माइनॉरिटी में कौन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एन टाइप बनाना था, तो एन टाइप बनाने के लिए हम कौन सा, फास्फोरस ऐड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में बोलता है इसमें कौन सा एन टाइप सेमीकंडक्टर लिस्ट सही है। देखिए होल्स मेजोरिटी, नहीं होल्स तो गलत हो गया ना बच्चा, होल्स मेजोरिटी नहीं हो सकता है, एन टाइप के लिए पूछ रहा है इसमें। होल्स मेजोरिटी, नहीं होल्स तो मेजोरिटी हो ही नहीं सकता ना, ये भी गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी, ठीक है। अब पेंटावेलेंट एटम ड्रॉप्ड, हाँ ये सही है। इसमें बोला इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी लेकिन ट्राइवेलेंट नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। इसका सही उत्तर है सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या बोलता है इसमें कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें फॉल्स है। देखिए तो याद रखना होगा, तीन तरह का पढ़े होंगे आप लोग मटेरियल में। एक होता है इंसुलेटर, एक होता है सेमीकंडक्टर, और एक होता है कंडक्टर। यदि वैलेंस बैंड के बेसिस पे देखा जाए, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो कंडक्शन बैंड होता है, ये वैलेंस बैंड जो होता है और कंडक्शन बैंड, ये ओवरलैप किया हुआ रहता है इसमें, कंडक्शन बैंड। इसमें एनर्जी गैप का मान कितना होता है, 0। सेमीकंडक्टर में ये एनर्जी जो गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, और इंसुलेटर में एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। आपको रफली याद रखना है। तो इसे बोला कि कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है, कंडक्टर में वैलेंस और कंडक्शन में ओवरलैप करते हैं, सही बात है। सबस्टांस विद एनर्जी गैप ऑफ ऑर्डर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इंसुलेटर, जो ये भी तो सही बात है ना, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3 से बड़ा है, ठीक है। रेसिस्टिविटी जो का सेमीकंडक्टर का वो बढ़ता है इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये कल भी डिस्कस किए थे, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं और वो एक अच्छा कंडक्टर के जैसा बिहेव करता है। तो इसका जो सी नंबर है वो फॉल्स है। तो इसका जो 23 का जो आंसर यदि देखा जाए तो ये आंसर होगा। किसी बोला था कौन सा आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट सही है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, मतलब आंसर सी नंबर सही है आपका। पी टाइप जर्मेनियम क्रिस्टल क्या होगा, तो याद रखिएगा, देखने में लग रहा है कि पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा पी टाइप रहे चाहे एन टाइप रहे वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों,
क्योंकि जैसे हम जब मान लो सिलिकॉन का एक टुकड़ा लिए, उसमें हम डॉप्ट कर दे रहे हैं बाय द वे बोरॉन का टुकड़ा हम डॉप्ट कर रहे हैं, तो ये पहले से न्यूट्रल था और ये भी पहले से न्यूट्रल था, ये दोनों को मिक्स कर देंगे ये न्यूट्रल ही मिलेगा हमको। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है इसमें से कि इसमें से किसका रेडिएशन लिस्ट वेवलेंथ होगा, तो कल भी बताए थे बच्चों इसमें, इसको हम लोग कल भी सॉल्व किए थे, यहाँ पर बताए थे टोटल जो वेव बताए थे आप लोग को, पहला बताए थे रेडियो वेव याद रखने बोले थे फर्स्ट में, सेकंड में आपका था माइक्रोवेव, थर्ड में था इंफ्रारेड, फोर में था आपका विजिबल लाइट, इसके बाद था यूवी रे, उसके बाद था एक्स रे, और लास्ट में था आपका गामा रे, गामा रे। और मेरे अनुसार याद रखिए बहुत ही आसान है, लाइट तो हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, लाइट से ज़्यादा एनर्जी कौन सा था, यूवी रे जो सन से निकलता है, जो ओजोन लेयर रोक देता है, उससे ज़्यादा डेंजरस एक्स रे, सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन है, गामा रे। तो इसका एनर्जी मैक्सिमम होता है और इसका एनर्जी रेडियो वेव का मिनिमम होता है, एनर्जी मिनिमम। एनर्जी फ्रीक्वेंसी में कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्टली, इसका फ्रीक्वेंसी आपका हो गया मिनिमम और इसका फ्रीक्वेंसी हो गया आपका मैक्सिमम। और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में कैसा रिलेशन, सी इक्वल टू न्यू लेमडा होता है, तो न्यू इक्वल टू सी बाय लेमडा बोल सकते हैं यहाँ से, और बोल सकते हैं एक तरह से कि न्यू मतलब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में उल्टा रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है मतलब लेमडा क्या होगा यहाँ पे मिनिमम, इसका फ्रीक्वेंसी मिनिमम है मतलब लेमडा क्या होगा, वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम। तो इसमें बोला लिस्ट वेवलेंथ किसका है, तो यहाँ का आपका आंसर हो जाएगा गामा रे का। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए बाय।